गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 NCERT बुक नेशनलिज्म इन इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ और अभी तक मैंने इसके 11 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अभी हम लोग 12th पार्ट फॉलो करेंगे। बच्चों, आपकी NCERT बुक का पेज नंबर 69 लास्ट पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या लिमिट्स थी, क्या सीमाएं थीं, क्या ड्रॉबैक्स थे, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उनकी क्या ग्रीवेंसेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनका क्या रिलेशन था। ठीक है, उसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में किसी भी तरह की ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी और लास्ट में 1928 में ये एकदम समाप्त हो गया जब MR जयकर ने, जो कि हिंदू महासभा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में एकदम खिलाफत की और उन्होंने किसी भी तरह के निगोशिएशन या किसी भी तरह की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग को, उसको मानने से इनकार कर दिया और ये एकदम समाप्त हो गया। ठीक है, तो हम लोग लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 69 पढ़ रहे हैं। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था उस समय संदेह का वातावरण, अविश्वास का वातावरण विभिन्न समुदायों के बीच में, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में था। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. और मुस्लिम्स जो थे उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो चुका था, कांग्रेस से दूरी बना ली थी बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने। और वो जो कांग्रेस का आह्वान था, कांग्रेस का जो बुलावा था कि आओ मिल करके हम एक हो करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, तो उसके प्रति उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. बहुत से जो मुस्लिम नेता थे, विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल्स यानी विद्वान जो थे, उन्होंने ये कंसर्न अपना चिंता व्यक्त की और मुस्लिम्स को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की बात की कि मुस्लिम को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. और उन लोगों को इस बात का डर था, भय था कि कहीं हिंदू बहुसंख्यक वाले देश में, जिसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, कहीं हमारी संस्कृति और हमारी पहचान यानी मुस्लिम धर्म की संस्कृति और पहचान कहीं उसमें खो न जाए। ठीक है, वो एक उनको इस बात का भय था। चलो बच्चों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बच्चों पेज नंबर 70 में आते हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 70, हेडिंग है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बच्चों, यहाँ से हम लोगों का फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ दूसरी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो नेशनलिज़म है, नेशनलिज़म की जो फीलिंग है वो भारत के लोगों में किस तरह से आई। कांग्रेस के आंदोलनों से भी आई, कांग्रेस ने जो कैंपेन्स और मूवमेंट्स चलाए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, है ना, वो भी आई। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में बदला गया
जैसा कि तुमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था, ठीक है, किस तरह से कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात की गई थी। कलेक्टिव बिलोंगिंग मैंने समझाया था बच्चों फर्स्ट चैप्टर में, सामूहिक एक रूपता, सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना, एक रूपता। कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी एक रूपता, यानी बहुत सी चीज़ें हम लोग अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग समाज के अलग अलग संस्कृतियों का पालन करते हुए भी कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो हमें एक सूत्र में बांधती थीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों ने भी राष्ट्रवाद को भारत में फैलाया। कैसे फैलाया, क्या हुआ, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 70, ठीक है। Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद तब फैलता है, लोगों के मन में जागृत होता है, जब लोग ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वो एक ही राष्ट्र के रहने वाले हैं, और जब वो किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसी यूनिटी को, किसी ऐसी एकता को खोज लेते हैं जो लोगों को या उनको एक दूसरे से बांधता हो, एक दूसरे से जोड़ता हो, कुछ ऐसी चीज़। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार जो राष्ट्र है वो लोगों के मन मस्तिष्क में वास्तविकता का रूप धारण कर सका। यानी लोगों के मन मस्तिष्क में, दिमाग में राष्ट्रीयता नाम की एक जो विचार है, एक जो एक छाया है, वो कैसे आई, उनके मन में एक सोच कैसे आई राष्ट्रीयता की। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और किस तरह से अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, लोगों के मन में एक रूपता की समझ कि हम लोग एक हैं, अलग होते हुए भी हम एक हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह की भाषा बोलते हैं, वो मलयालम बोलता है, वो तमिल बोलता है, वो हिंदी बोलता है, वो पंजाबी बोलता है, गुजराती बोलता है, इन सब के बाद भी हम एक हैं। ये कैसे आया, इसको पढ़ते हैं हम लोग। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। बच्चों, ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात जो थी, ये जो एक रूपता वाली बात थी, ये यूनाइटेड स्ट्रगल्स यानी एक होकर जो संघर्ष हो रहा था, उसके अनुभवों से धीरे धीरे आई। पार्टली यानी हिस्सों में आई। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही भारत के पूरे लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आ गई, एक रूपता की भावना होगी, नहीं, पार्ट बाय पार्ट, थोड़ा थोड़ा करके। बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। लेकिन कुछ ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिसके द्वारा लोगों की सोच में, लोगों की कल्पना में राष्ट्रवाद छा गया, राष्ट्रवाद आ गया, राष्ट्रीयता की भावना आ गई लोगों की कल्पना में। कुछ ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हुई। तो ये सांस्कृतिक प्रक्रियाएं क्या थीं, पढ़ते हैं। History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. बच्चों, चाहे वो इतिहास हो, हिस्ट्री, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना के आधार पर जो कहानी लिखी जाए, उपन्यास लिखा जाए, नॉवेल लिखा जाए, है ना, जो जिसमें जो सत्य से परे हो, मतलब कल्पना, जिसमें कल्पना, इमेजिनेशन ज़्यादा हो, फैक्ट कम हो, दैट इज़ फिक्शन। जैसे नॉवेल वगैरह जो होता है ना, उपन्यास जो होते हैं, कहानियाँ होती हैं ना, उनको फिक्शन बोलते हैं। तो फिक्शन के द्वारा
फॉकलोर, फॉकलोर बच्चों होता है लोक साहित्य। लोक साहित्य मतलब जो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, या जो ऐसा साहित्य जो कि लिखा हुआ कम होता है बल्कि लोगों, हजारों साल से लोगों के मन मस्तिष्क में होता है ना बच्चों। तो फॉकलोर बोलते हैं उसको, लोक साहित्य, यानी जिसमें लोक गीत होते हैं, लोक कथाएं होती हैं, ठीक है, वो नानी दादी वाली कथाएं, या ग्रामीण क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानी पास ऑन होती है, यानी दादा ने पिता को सुनाई, पिता ने बच्चे को सुनाई, बच्चे ने अपने बच्चे को सुनाई, है ना, जो ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई होती हैं, उनके लोकल जो लाइवलीहुड से जुड़ी होती हैं, है ना, दैट इज़ फॉकलोर। सॉन्ग्स यानी गीत, पॉपुलर प्रिंट ऐसे चित्र, पेंटिंग वगैरह जो बहुत लोकप्रिय हों, सिंबल्स यानी चिन्ह, तरह तरह के चिन्ह, सिंबल्स, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनल। मीन्स सब ने राष्ट्रवाद को बनाने में काफ़ी मदद की और अपना अपना रोल अदा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 71 आपकी बुक का। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, as you know, is most often symbolized in a figure or image। बच्चों, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने आप लोगों को बताया था, आपकी बुक में लिखा हुआ था कि जो राष्ट्र की पहचान होती है उसको लोगों के मन में छापने के लिए जो विद्वान होते हैं, कलाकार होते हैं, वो एक कॉन्क्रीट फॉर्म देते हैं, है ना, एक फिगर, एक इमेज, या ये कह लो कि उसको एक पर्सोनिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसका मानवीकरण करने की कोशिश करते हैं। एक राष्ट्र की छवि, राष्ट्र को या राष्ट्रवाद को अगर पर्सोनिफाई कर दो, यानी उसको एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में अगर चित्रित कर दो, तो लोगों के जेहन में, लोगों के दिमाग में वो ज़्यादा तेज़ी से छाता है, ज़्यादा तेज़ी से अपनी एक जगह बनाता है। ठीक है, जैसा तुम लोगों ने पढ़ा था यूरोप वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि किस तरह से क्या बोलते हैं, मरियाना जो फ्रांस की देवी थी, जर्मेनिया, ठीक है, जर्मेनिया जो जर्मनी की राजमाता के रूप में, राष्ट्र के रूप में दिखाया गया था, वहाँ के कलाकारों ने चित्र बनाए थे, उसी तरह, है ना, ये भारत में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और इससे क्या सहायता मिलती थी कि एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी जाए, एक ऐसा चित्र क्रिएट कर दी जाए ताकि लोग आसानी से पहचान सकें कि ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। ठीक है। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata। और ये 20वीं शताब्दी थी, उसकी शुरुआत थी, जब भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तो भारत की जो पहचान थी उसको भारत माता के रूप में चिन्हित किया गया, भारत माता के रूप में, है ना। एक स्त्री का चित्रण किया गया, एक स्त्री का रूप चित्रण किया गया और उनको भारत माता का नाम दिया गया। ठीक है। The image was first created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस इमेज को सबसे पहले एक बहुत महान बांग्ला लेखक हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी उनको कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये भारत माता की जो इमेज है उसको क्रिएट किया था, इस कॉन्सेप्ट को। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। और 1870 में
उन्होंने एक भजन जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं वंदे मातरम के बारे में आप लोगों को बताऊं, सब लोग जानते हैं कि वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम भजन इन्होंने ही लिखा था, मातृभूमि को समर्पित ये भजन था, मदरलैंड, है ना। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन नोवेल आनंद मठ एंड वाइडली सं ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बाद में उन्होंने इस भजन को अपने एक प्रसिद्ध उपन्यास, बहुत ही फेमस उपन्यास था उनका आनंद मठ, उसमें उन्होंने इसको जोड़ दिया था। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो इस हाइम को, इस भजन को बहुत ज़ोर शोर से गाया जाता था। ये राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता था ये भजन, और आज भी माना जाता है। आज भी जब हम लोग इसको पूरे उत्साह के साथ जब गाते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। हम अपने देश को लगता है कि हमारा राष्ट्र हमारे सामने आ गया है ना। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। और स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर एक और कलाकार जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध जो इमेज है, जो चित्र है, उसको पेंट किया, उसको बनाया सबसे पहली बार। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एसेटिक फिगर, है ना। एसेटिक फिगर यानी एक तपस्वी के वेश में उन्होंने एक महिला का चित्र बनाया जो तपस्वी के वेश में, है ना। तपस्वी समझते हो ना, साध्वी। तो सी इज काम, बहुत शांत जो चित्र महिला का बनाया था, तो उस चित्र में वो महिला बहुत शांत दिख रही थी। कंपोज्ड, डिवाइन यानी दैवीय शक्ति जैसी लग रही थी, यानी कोई देवी ईश्वर का प्रतिरूप लग रही थी। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। आने वाले वर्षों में भारत माता को और बहुत सारे फॉर्म्स में, यानी अलग अलग तरीके से उनको मतलब कलरफुल तरीके से पेश किया गया लोगों के सामने। As it circulated in popular prints and was painted by different artists, अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग तरीके से पेंटिंग की भारत माता की। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। और इस मातृ देवी के प्रति श्रद्धा किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रीयता की पहचान का सबूत माना गया कि आप कितने राष्ट्रवादी हैं। तो कितने राष्ट्रवादी हैं, तो आप भारत माता का जो एक फिगर है उसके प्रति आप कितने श्रद्धालु हैं, कितने डिवोटेड हैं, तभी आप माना जाएगा कि आप बहुत राष्ट्र के प्रति आप बहुत समर्पित हैं। मतलब इस तरह का एक वातावरण फैल गया। बच्चों, आज का वीडियो मैं अब समाप्त करता हूँ, फिर कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।